नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 502। उसी समय डाक हॉल के मुख्यालय में विमला कई दिनों से यहाँ थी, लेकिन अर्जुन या उसके परिवार की कोई खबर नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा, उसे एक बुरा पूर्वाभास था। क्या उन्हें कुछ हुआ? विमला ने एक गहरी सांस ली। इतने दिनों के बाद वह पहले ही क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसकी प्रतिभा और साधना की गति को कुनलुन पर्वतों में भी स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। उसने खेती के कमरे का दरवाज़ा खोला और अर्जुन का नंबर फिर से डायल किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? राजवीर राणा ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक पूछा। जियांग रॉन एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसे सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक सेवा करनी थी, नहीं तो वह हॉल मास्टर की नाराज़गी का कारण बन जाएगा। राजवीर राणा, लिटिल चेन कहाँ गया? जाने से पहले उसने कहा था कि वह अपने पिता को लेने जा रहा है, लेकिन इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। सच बताओ, क्या कुछ हुआ था? राजवीर राणा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता कि हॉल मास्टर कहाँ गया। हो सकता है कि उसे आने में देरी हो गई हो, कुछ मामलों में व्यस्त हूँ और कुछ दिनों में वापस आ सकता हूँ। विमला जानती थी कि उसे उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए वह बाहर चली गई। मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। हॉल मास्टर ने निर्देश दिया है कि उनके लौटने से पहले आप बाहर नहीं जा सकते। मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। राजवीर राणा की आवाज़ में विनती की झलक भी थी। अगर तुम्हें चिंता है तो मेरे पीछे आओ। मैं बहुत देर से यहाँ अंदर हूँ। मुझे ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना है। विमलरोंग ने भौहें सिकोड़ी। राजवीर राणा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जुबान पर आए शब्दों को निगल लिया। विमला डाक हॉल से बाहर निकली और जियान को फ़ोन किया। जियान फैंग का नंबर? ठीक है, उसी जगह मिलते हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। विमला की नज़र में जयंत जोशी ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे वह जानकारी दे सकता था जो वह चाहती थी। आधे घंटे बाद एक चाय की दुकान में भाई बहन की मुलाकात हुई। विमला ने चाय दिए बिना ही सीधे कहा, दूसरे भाई बताओ। जहां लिटिल चेन और तियानझेंग गए थे। जयंत जोशी ने विमला की ओर देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। बहन, तुम वास्तव में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गई हो? कितने दिन हो गए हैं? उसका दिल उथल पुथल से भर गया। वह जानता था कि उसकी बहन प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से प्रगति करते देखना उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्या ये परिवार शैतानों से भरा था? ये स्वर्ग विरोधी प्रतिभा उसे विरासत में क्यों नहीं मिली? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ अपने पति और बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। जयंत जोशी ने अपना संयम वापस पाया और कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, बहन, जहाँ तक मुझे पता है, अर्जुन जियांग गया था। जियांग के संरक्षक राघव सेन ने बहनोई का अपहरण कर लिया था। अर्जुन को बदला लेने के लिए वहाँ जाना चाहिए था। हालांकि वहाँ की स्थिति अनिश्चित है। मैंने जियांग शहर में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए लोगों को भेजा है। परिणाम आज आ जाना चाहिए, लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं। मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। संरक्षक शब्द सुनते ही विमला की आंखें सिकुड़ गईं। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये रक्षक कितने शक्तिशाली हैं। लिटिल चेन तियानझेंग को बचाने के लिए अकेले उनसे लड़ने जा रही थी। क्या वह पागल था? आखिरकार उसे समझ में आ गया कि अर्जुन ने उसे सच क्यों नहीं बताया। अगर उसने सच बता दिया होता तो वह उसे कभी जाने नहीं देती। मेरे लिए जियांग जाने वाले विमान का इंतजाम करो, अभी, तुरंत। जयंत जोशी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कहा, बहन, कृपया समझदारी से काम लें। अर्जुन पहले से ही एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा है। अगर आप चले गए तो आप केवल परेशानी ही खड़ी करेंगे। संरक्षक विशेषज्ञ हैं जो हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया के शिखर पर खड़े हैं। मैं तुम्हें जियांग शहर में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके अलावा मुझे तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है। विमला ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या है? जयंत जोशी ने ध्यान से चारों ओर देखा। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने धीरे से कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि बड़े भाई वापस आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वार्षिक संप्रदाय चयन शुरू होने वाला है। आपके साधना आधार और प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से चुने जाएंगे। उसके बाद आप निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत में एक सच्चे विशेषज्ञ बन जाएंगे। तभी आप अर्जुन और अपने पति की रक्षा करने की क्षमता रख पाएंगे। विमला को संप्रदाय चयन में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी भाई के वापस आने पर उसकी आंखें खुशी से भर आई थीं। बड़ा भाई ही वह व्यक्ति था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था।
इतने सालों के बाद वह आखिरकार वापस आ गया था। वह उत्साहित क्यों न हो। ऐसा कहा जाता था कि कुनलुन पर्वत से निकले विशेषज्ञ सभी डरावने अस्तित्व वाले थे। हालांकि जब उसने सोचा कि उसका बच्चा और उसका पति कहाँ हैं, तो उसने अपना सिर हिला दिया। मैं अब जियांग परिवार का सदस्य नहीं हूँ। अब हर चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब जयंत जोशी ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत एक पत्र निकाला और विमला को दे दिया। बहन, ये बूढ़े का माफीनामा है। दरअसल बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इन कुछ रातों में वह पछतावे और आत्मग्लानि में डूबा रहा है। शायद अब बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है और आपकी नज़र में उसे शायद एक अनिश्चित व्यक्ति भी माना जा सकता है, लेकिन मैं उस बूढ़े व्यक्ति की ईमानदारी को महसूस कर सकता हूँ। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, तुम, ध्रुव मल्होत्रा और अर्जुन किसी भी समय जियांग परिवार में वापस आ सकते हो। समय, अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा तो जियांग परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो जाएगा। यह उसका रवैया है। विमला का दिल द्रवित हो गया। आखिर खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है और जियांग परिवार का खून उसके शरीर में बहता था। बेशक ये सब अर्जुन की बदौलत ही संभव हुआ। अगर अर्जुन न होते तो बूढ़ा आदमी इतना नहीं बदल पाता। भूल जाओ, मैं इस मामले पर पहले लिटिल चेन से चर्चा करूंगा। विमला ने पत्र वापस धकेल दिया। जयंत जोशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ कहने ही वाले थे कि एक मोटा ताजा अधेड़ आदमी अंदर आया। अधेड़ उम्र के उस आदमी का शरीर एक शक्तिशाली आभा से भरा हुआ था। उसकी ताकत असाधारण थी। विमला, जियानफेंग। यह आवाज सुनकर विमला और जयंत जोशी उस हटे कट्टे आदमी की ओर देखने लगे, जिसके बाद उनके चेहरे पर अविश्वास पैदा हो गया। जियांग वैंटियन, जिसने कुनलुन पर्वत में कदम रखा था, वापस लौट आया था। बड़े भाई, दोनों ने एक स्वर में कहा और खड़े हो गए। अध्याय 503। जयंत जोशी ने तो दूसरे पक्ष को गले भी लगा लिया। जियांग वैंटियन खिलखिलाकर हंसा। चलो इधर उधर खड़े न रहें। ये चाय घर अभी भी खुला है न? मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि क्या यह अभी भी खुला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों यहाँ होगे। ये बहुत ही सुखद आश्चर्य है। वैसे पिताजी की तबीयत कैसी है? मैं इस बार जल्दी में आया हूँ और अभी तक परिवार के घर नहीं गया हूँ, जियांग वैंटियन ने उत्सुकता से पूछा। बड़े भाई, चिंता मत करो, पिताजी की तबीयत में कोई समस्या नहीं है। क्यों न हम अभी परिवार के घर वापस चलें? जियांग वैंटियन ने हाथ हिलाकर जयंत जोशी की ओर देखा। जियानफेंग, तुम बुरे नहीं हो। तुम्हारी साधना वास्तव में इस हद तक बढ़ गई है। फिर उसने विमला की ओर देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अरे बहन, तुम वास्तव में साधना के मार्ग पर कदम रख चुकी हो। क्यूई परिवर्तन क्षेत्र, तुम्हारी प्रतिभा के साथ क्यूई परिवर्तन क्षेत्र थोड़ा धीमा है। ऐसा लगता है कि तुमने साधना करने का सबसे अच्छा समय खो दिया है। मेरा अनुमान है कि तुम सिर्फ 1 साल से ही साधना कर रही हो। जयंत जोशी के मुंह से खून निकलने को हुआ। वह कमजोर स्वर में बोले, बड़े भाई, जहां तक मैं जानता हूं, बहन ने आधे महीने से खेती भी नहीं की है। क्या? शांत और संयमित जियांग वैंटियन की अभिव्यक्ति मानो जम गई, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अगर वह सिर्फ 10 दिनों में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच सकता है तो उसे कुनलुन पर्वत में एक राक्षस माना जाएगा। उसकी बहन की प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग विरोधी थी। जयंत जोशी ने कुछ सोचा और फिर उदासीनता से कहा, बड़े भाई, ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। असली डरावनी बात तो बहन का बच्चा है। बहन का बच्चा? जियांग वैंटियन ने भौहें सिकुड़ी। अगर मुझे सही से याद है तो उसकी जड़ें नश्वर होनी चाहिए, है न? नश्वर जड़ों वाले व्यक्ति के लिए साधना पथ पर कोई उपलब्धि प्राप्त करना असंभव था। यह एक निर्विवाद तथ्य था। विमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जयंत जोशी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गर्व भरे स्वर में कहा, बड़े भाई, ये वही नश्वर जड़ वाला बच्चा है जिसने हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया को उलट-पुलट कर दिया है। ये वही व्यक्ति था जो हुआक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया था। उसने लिन परिवार को भी नष्ट कर दिया और एक संरक्षक को मार डाला। जियांग वैंटियन ये सुनकर दंग रह गया। वह लिन परिवार के बारे में जानता था और अभिभावकों के बारे में भी जानता था। एक नश्वर जड़ वाले बच्चे ने ये कैसे हासिल किया? क्या जयंत जोशी उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा था? क्या मजाक है? जयंत जोशी को पता था कि उनके बड़े भाई को उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें इस दौरान हुई सारी बातें बता दीं। जियांग वैंटियन ने जितना सुना उतना ही हैरान हुआ। अगर वह जयंत जोशी से ये सुन रहा होता तो वह कभी इस पर यकीन नहीं करता और सोचता कि वह व्यक्ति पागल है। आधे घंटे बाद भी जियांग वैंटियन चुप और अवाक था। अंत में उसने विमला की ओर देखा और उत्साहित होकर कहा, अच्छा बहन, तुमने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। मुझे अपने इस भतीजे में थोड़ी दिलचस्पी है। इस बार मेरा संप्रदाय प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करने के लिए हुआक्सिया आया है।
बहन, तुम और अर्जुन निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने के योग्य हैं। एक बार जब आप कुनलुन पर्वत में प्रवेश करेंगे तो आपकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। बड़े भाई, मुझे खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस लिटिल चेन और तियानजिंग के साथ खुश रहना चाहती हूँ, विमला ने जवाब दिया। इसी समय जयंत जोशी का फोन बजा। उन्होंने कॉलर आईडी पर नजर डाली और उत्साहित होकर कहा, जियांग से खबर आई है। फिर उसने फोन उठाया। जब उसने फोन के दूसरी तरफ से खबर सुनी तो जयंत जोशी के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का भाव आ गया। अंत में फोन जमीन पर गिर गया। जियांग में क्या हुआ? विमला का दिल गले में आ गया। संरक्षकों को कुछ हो गया है। 10 संरक्षक मर गए हैं। अर्जुन, मुझे लगता है कि वह जीत गया। तियानजिंग कहाँ है? ध्रुव मल्होत्रा का पता अज्ञात है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें जियांग से कुनलुन के लिए विमान में चढ़ते देखा है। इस जानकारी की प्रामाणिकता अभी भी अनिश्चित है। विमला के चेहरे पर रोलर कोस्टर की तरह भावभंगिमाएं बदल गईं। फिर उसने कुछ सोचा और जियांग वैंटियन से कहा, बड़े भाई, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। अब आपके पास कुनलुन पर्वतों में कनेक्शन है, इसलिए आपको निश्चित रूप से तियानजिंग की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी मिलनी चाहिए। जियांग वैंटियन ने विमला की ओर देखा और सिर हिलाया। जीजाजी को कुनलुन पर्वत पर जाना चाहिए था। मैं वहां एक द्वारपाल को जानता हूँ। 5 मिनट बाद जियांग वैंटियन का फोन बजा। उसे एक फोटो भेजी गई। इसमें ध्रुव मल्होत्रा और ब्लड एलायंस के साधकों को कुनलुन पर्वत में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। लगता है कि मामला थोड़ा पेचीदा है। ब्लड अलायंस ने ध्रुव मल्होत्रा को छीन लिया, लेकिन ब्लड अलायंस एक शक्तिहीन साधारण व्यक्ति को क्यों छीनेगा? अजीब है। ये सुनकर विमला की आंखों में क्रोध और दृढ़ संकल्प चमक उठे। वह रक्त गठबंधन के बारे में जानती थी। भूत जेल रक्त गठबंधन से संबंधित था और यहाँ तक कि लिन परिवार भी रक्त गठबंधन की छाया से प्रभावित था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका प्रभाव संरक्षकों तक भी फैला हुआ था। मल्होत्रा परिवार के पास भले ही कुछ रहस्य हो, लेकिन उसके पति के साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं थी। विमला के शरीर में हत्या का प्रबल इरादा दिखाई दिया। अचानक उसने अपना सिर उठाया और जियांग वैंटियन को घूर कर देखा। बड़े भाई, मुझे अपने संप्रदाय में ले चलो। मैं कुनलुन पर्वत पर जाना चाहता हूँ। जियांग शहर, जियांग दाओ पर्वत, निषिद्ध क्षेत्र। अर्जुन और चेन तियानली जियांग दाओ पर्वत के एक सुदूर क्षेत्र में पहुंचे। अर्जुन को यह आभास हो गया कि यह स्थान संपूर्ण जियांग दाओ पर्वत का केंद्र है। उसका खून खौल उठा और आत्मा को दबाने वाली तलवार भी उसकी पकड़ से छूटकर हवा में तैरने लगी। शिष्य, ऐसी कोई बात है जो शायद आपको पता न हो। आपकी प्रतिभा और आध्यात्मिक जड़ें आम लोगों से अलग हैं। हुआक्सिया और यहाँ तक कि कुनलुन पर्वतों में किए गए परीक्षणों के नतीजे एक जैसे हैं, यानी आपकी आध्यात्मिक जड़ें या तो नश्वर जड़ें हैं या कचरा। हालांकि हकीकत में ये बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा सबसे अजीब बात यह है कि आपके शरीर में कुछ सीलबंद लगता है। ये काम तब किया जाना चाहिए था जब आप बहुत छोटी थीं। मेरे मन में इसके बारे में कुछ अटकलें हैं, लेकिन अभी इस बारे में बात करना उचित नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन तियानली की उंगलियों ने एक सील बना ली और उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। खुला। एक भयंकर गर्जना के साथ पूरा जियांग दाओ पर्वत हिल गया। तभी जमीन से एक प्राचीन द्वार उभरा। एक बार द्वार दिखाई देने पर आत्मा को दबाने वाली तलवार स्वयं ही द्वार के अंदर चली गई। अध्याय 504 विशाल अजगर तलवार। उसी समय अर्जुन को भी एक भयानक चूषण शक्ति महसूस हुई जो उसे गेट की ओर खींच रही थी, और उसका शरीर तुरंत गेट में घुस गया और गायब हो गया। चेन तियानली की आंखें सिकुड़ गईं और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शिष्य, तुम्हारी सफलता या असफलता इस पर निर्भर करती है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपने भाग्य से बच सकते हो। आपकी वर्तमान सफलता की गति पहले से ही सामान्य लोगों के लिए स्वर्ग विरोधी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। केवल आपको मजबूत बनाकर ही आप संसार कब्रिस्तान की गहराई में रहस्यों को जानने के योग्य होंगे। इतना कहकर चेन तियानली अंदर चला गया। द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने सोचा कि वह समतल भूमि पर उतरेगा, लेकिन ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक झील में प्रवेश कर गया है। ये जगह कहाँ है? टकराना। अचानक आत्मा को दबाने वाली तलवार झील में डूब गई, जिससे लहरें और धाराएं उठने लगीं। उसी समय झील में पानी बढ़ गया और एक काली छाया प्रकट हुई। जैसे ही अर्जुन ने काली छाया देखी, वह अचंभित रह गया। ये वास्तव में एक विशालकाय अजगर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि विशालकाय अजगर उसे घूर रहा था। अरे, क्या यह अजगर आध्यात्मिक पशु बन गया है? इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, विशालकाय अजगर ने उसे मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। ये देखकर अर्जुन ने गर्जना की, आत्मा दमनकारी तलवार, मेरे पास आओ।
आत्मा दबाने वाली तलवार अर्जुन के हाथ में आ गई, जिसके बाद उसने अजगर पर हमला कर दिया। डिंग, ये बेकार था। इस समय चेन त्यानली एक उल्टी हुई तलवार पर अर्जुन से कुछ ही दूरी पर मंडरा रहा था। शिष्य, यह विशालकाय अजगर कोई साधारण विशालकाय अजगर नहीं है। इसे ब्लैक एक्सप्लोजन पायथन कहा जाता है और यह पत्थर की तरह कठोर होता है। अगर आपकी तलवार इसे चीर सकती है तो मैं आपको उच्च श्रेणी की तलवार तकनीक सिखा सकता हूँ। अगर आप इसे चीर नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आप उन तकनीकों को सीखने के योग्य नहीं हैं। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, स्वर्ग विभाजक तलवार की पहली 2 चालें शायद ऐसा करने में सक्षम न हो। इससे पहले कि चेन त्यानली अपनी बात पूरी कर पाता, विशालकाय अजगर एक बार फिर से अर्जुन पर उन्माद में हमला कर दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। स्वर्ग विभाजक तलवार के पहले 2 वार भी पर्याप्त नहीं होंगे। ये कैसे संभव था? उसे यह प्रयास करना ही था। छिपे हुए ड्रैगन ने स्वर्ग को चीर दिया। टकराना। तलवार के शक्तिशाली प्रहार ने झील को तहस नहस कर दिया, जिससे झील 2 भागों में विभाजित होने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि जब यह विशाल अजगर से टकराया तो शापित अजगर सुरक्षित बच गया। क्या इस विशाल अजगर के शल्क बाह्य अंतरिक्ष पदार्थों से बनाए गए थे? इससे पहले कि अर्जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक जोरदार विस्फोट हुआ और विशालकाय अजगर अर्जुन के शरीर से टकराया, जिससे वह उड़ गया। टकराना। उसने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया। चेन त्यानली ने लड़ाई को दिलचस्पी से देखा। आप इस विशालकाय अजगर को कम नहीं आंक सकते। यह एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप गंभीर नहीं हुए तो आप सांप का भोजन बन सकते हैं। बेशक ये भी एक अवसर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और अपनी सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया। वह पानी की सतह पर आया और उसका चेहरा गंभीर और गंभीर हो गया। बहुत जल्द ही विशाल अजगर ने फिर से उस पर हमला कर दिया। एक बार उसकी ताकत का अनुभव करने के बाद और चेन त्यानली द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद अर्जुन ने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। तलवार की क्यूई की धाराएं फूट पड़ीं, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। हालांकि ये बेकार था। विशालकाय अजगर का शरीर कठोर इस्पात से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग विभाजन तलवार की केवल तीसरी तलवार चाल का ही उपयोग कर सकता हूँ। मेरे पास अभी भी पर्याप्त सच्ची क्यूई है, इसलिए मुझे इसे आजमाना होगा। हुश हुश हुश। जैसे ही अर्जुन ने अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके शरीर में बची हुई सच्ची क्यूई एक तेज धार की तरह बाहर निकल आई। रक्त ड्रैगन भी उसके शरीर से बाहर निकल गया। इस समय वध दाओ भगवान के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तीसरी तलवार चाल, तलवार स्लैश। ये तलवार स्वर्ग विभाजन तलवार का सार है और इसमें महारत हासिल करना सबसे कठिन चाल भी है। हालांकि इसकी शक्ति निर्विवाद और अजेय है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। बूम! अंततः उसके शरीर के सबसे गहरे भागों में स्थित शक्ति प्रस्फुटित हुई। अध्याय 505। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का शरीर अत्यधिक शक्ति से फट पड़ा। इस समय उसकी तलवार एक जागृत अजगर की तरह थी जो हवा को चीरती हुई बाहर निकली। चर्चा। प्रकाश चकाचौंध करने वाला था, जैसे पृथ्वी पर चमकता हुआ सूर्य, और उसकी तलवार की क्यूई मूर्त रूप में प्रकट हो गई। ये कैसे संभव है? चेन त्यानली, जो युद्ध को किनारे से देख रहा था, जब उसने अर्जुन की आश्चर्यजनक आभा और भयानक हत्या की मंशा को महसूस किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस राक्षस का उपयोग केवल अर्जुन की तलवार की तकनीक का परीक्षण करने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन स्वर्ग विभाजक तलवार की तीसरी चाल चलाने में सक्षम होगा। इस बार अर्जुन की आभा और शक्ति धरती हिला देने वाली थी। तोड़ना। एक उग्र गर्जना के साथ खून की धार फूट पड़ी और पूरी झील तुरंत लाल हो गई। वाह! यहाँ तक कि अर्जुन भी अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये बहुत भयानक था। क्या एक तलवार से इतना बड़ा नरसंहार किया जा सकता था? चेन त्यानली नीचे उतरा और पानी के ऊपर तैरने लगा। उसने संतोष से सिर हिलाया, जैसा कि संसार का ब्रिस्तान द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से अपेक्षित था। वास्तव में बुरा नहीं है। इस विशालकाय अजगर का मांस साधकों के लिए मूल्यवान है। एक बार जब आप इसे खा लेंगे तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा और साधारण हथियारों और हमलों के लिए आपको नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना खा सको उतना खाओ। अगर तुम इसे पूरा नहीं खा सकते तो इसे संसार का ब्रिस्तान में फेंक दो। इसकी सतह पर सांप का पित्त, सांप की नसें और सांप के शल्क भी होते हैं। यद्यपि अर्जुन थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। कुछ हद तक ये सांप पित्त ही असली खजाना है। हालांकि ये बेहतर है कि आप इसे अभी ना खाएं। जब आप इसे तोड़ लेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। अगली बार हमें उस जगह जाना चाहिए।
उसके बाद चेन त्यानली ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे उड़ती तलवार पर खींच लिया। झील पार करने के बाद वे एक खाली चौक पर पहुंचे। जैसे ही अर्जुन जमीन पर उतरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से कुछ बाहर निकलने वाला है। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, चेन त्यानली ने शांति से कहा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह अवचेतन रूप से मध्य में स्थित वेदी की ओर बढ़ गया। वेदी पर प्राचीन शब्द लिखे थे, साथ ही एक विशाल काले पत्थर की पट्टिका भी थी। किसी तरह उसके शरीर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है। ये वही स्थान था जहाँ उनके दादा उन्हें लेकर आए थे जब वे जियांग आए थे। अर्जुन धीरे धीरे वेदी के पास पहुंचा और जल्द ही वहां पहुंच गया। वेदी पर काले पत्थर की पट्टिका पर केवल 2 शब्द लिखे थे, अर्जुन। ये वास्तव में उसका नाम था। इस समय अर्जुन को पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। ये पत्थर की पट्टिका कम से कम 1000 साल पुरानी लग रही थी। इस पर उसका नाम कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति था? असंभव। अचानक अर्जुन ने देखा कि काले पत्थर की पट्टिका पर एक हाथ का निशान था जो बहुत छोटा था। ये लगभग 2 या 3 साल के बच्चे के हाथ के आकार का था। तभी अर्जुन के हाथ को कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उस काले पत्थर की पट्टिका को छुआ जहां हाथ का निशान था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पत्थर की पट्टिका से अत्यंत चमकदार प्रकाश निकला और पूरा प्राचीन चौक हिंसक रूप से हिल उठा। ये भूकंप जैसा था। दूर से चेन त्यानली ने भौहें सिकुड़ी जैसे कि उसने कोई असाधारण चीज खोज ली हो। उसने बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मल्होत्रा परिवार वाकई इतना सरल नहीं है। क्या वे एक बड़ी योजना बनाते हुए संसार कब्रिस्तान की रक्षा कर रहे थे? हम 100 लोगों ने सोचा कि हमने अर्जुन को चुना है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि मल्होत्रा परिवार के पूर्वजों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। दरअसल एक तरह से अर्जुन ने हमें ही चुना। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। धमाका। पत्थर की पट्टिका के फटने से एक जोरदार धमाका हुआ और उठते धुएं और धूल के बीच एक बूढ़ी भ्रामक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उस समय अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। ये बूढ़ा आदमी कुछ कुछ उसके जैसा ही दिखता था। यह उनके दादा ही थे जो उन्हें जियांगडाओ पर्वत पर लेकर आए थे। पत्थर की यह पट्टिका एक गुप्त तकनीक थी जिसे केवल उसके हाथ से ही सक्रिय किया जा सकता था। बूढ़ी मायावी आकृति अर्जुन को घूरती रही और उसे घूरती रही। कुछ सेकंड बाद उसने आश्चर्य से कहा, क्या तुम लिटिल चेन हो? तुम सच में जियांगडाओ पर्वत पर आए हो? आपकी ताकत, एकता क्षेत्र, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि मल्होत्रा परिवार की किंवदंतियां सच हैं। हाँ, मैं इस दिन का 1000 साल से इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। दादाजी ने सचमुच कहा था कि उन्होंने 1000 साल तक इंतजार किया था। क्या बकवास है। उनके पिता के अनुसार उनके दादा लगभग 70 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। ये 1000 साल कहाँ से आए? या शायद उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी उसका दादा नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वृद्ध मायावी आकृति ने अर्जुन की उलझन को देख लिया था और वह मुस्कुराने लगी। छोटे चेन, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझा नहीं सकता। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने संसार कब्रिस्तान खोला है? अर्जुन दंग रह गया और उसने जल्दी से अपनी जेब से काला पत्थर निकाला। वह हवा में तैर रहा था और उसमें से एक विशाल आभा निकल रही थी। अच्छा, स्वर्ग हमारे मल्होत्रा परिवार को नष्ट नहीं करेगा। अध्याय 506 मल्होत्रा परिवार। क्या स्वर्ग मल्होत्रा परिवार को नष्ट नहीं कर देगा? अर्जुन की आंखें उलझन से भरी थीं। वह बूढ़े व्यक्ति की बातों में उत्साह को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष को संसार कब्रिस्तान के बारे में भी पता था। अर्जुन ने कुछ क्षण हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप मेरे दादा हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसकी आंखें रहस्य से भरी हुई थीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि हाँ। ये कैसा जवाब था? अर्जुन और भी अधिक उलझन में था। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी बताने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने पूछा, विमला और ध्रुव मल्होत्रा कैसे हैं? ये सुनकर अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी और वृद्ध व्यक्ति को हाल ही में घटित हुई घटना बताई। बूढ़े व्यक्ति की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर क्रोध के निशान भी दिखाई देने लगे। ब्लड अलायंस में वाकई हिम्मत है। उन्होंने मल्होत्रा परिवार के सदस्यों का अपहरण करके उन्हें जेल में डालने की भी हिम्मत की। वे मौत को दावत दे रहे हैं। छोटे चेन, क्या तुम अगली बार कुनलुन पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, उसे कुनलुन पर्वत पर जाना ही था। भले ही उसके पिता को रक्त गठबंधन द्वारा नहीं ले जाया गया हो, फिर भी उसे वहां जाना ही था। उसे अपनी कुछ चीजें वापस लेनी पड़ी जो उसने उस समय खो दी थीं। अच्छा छोटे चेन, चूंकि तुम कुनलुन पर्वत पर जा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी चाहिए।
अचानक बूढ़े व्यक्ति को कुछ महसूस हुआ और उसने सीधे चेन तियानली की ओर देखा। जब उसने चेन तियानली को देखा तो उसका शरीर कांप उठा और वह बुदबुदाया, ये किंवदंती वास्तव में सच है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और उत्साहित होकर कहा, वह सफेद वस्त्रधारी आदमी संसार शमशान से है न? जल्दी करो, जल्दी से मुझे बताओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। छोटे चेन, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे संदेह हैं। हालांकि तुम संसार कब्रिस्तान को सक्रिय करने में कामयाब रहे, जो साबित करता है कि मल्होत्रा परिवार के पूर्वज सही थे। ये पत्थर वास्तव में मल्होत्रा परिवार की विरासत है, लेकिन इतने सालों बाद भी मल्होत्रा परिवार में कोई भी इसे सक्रिय करने के योग्य नहीं था। जानते हो क्यों? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह अपने समय से बहुत पहले की किसी चीज के बारे में कैसे जान सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और टूटी हुई पत्थर की पट्टिका फिर से बन गई। हालांकि इस बार पत्थर की पट्टिका पर एक भित्तिचित्र दिखाई दिया। यह भित्तिचित्र जीवंत था, तथाली परिवार के विला के नीचे स्थित भूमिगत प्राचीन शहर में देखे गए भित्तिचित्र जैसा ही लग रहा था। छोटे चेन, तुम इस पत्थर की पट्टिका पर बने भित्तिचित्र से क्या देख सकते हो? वृद्ध व्यक्ति ने उदासीनता से पूछा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। भित्तिचित्र की विषय वस्तु सरल थी। इसमें दो उल्कापिंडों के जमीन से टकराने का दृश्य दिखाया गया था। हालांकि जैसे ही वे जमीन पर उतरे, वे प्राचीन पैटर्न वाली एक विशाल चट्टान और पत्थर की पट्टिका में बदल गए। पत्थर का रंग और सामग्री अर्जुन के काले पत्थर के लगभग समान थी। हालांकि जब अर्जुन ने पत्थर की पट्टिका पर पैटर्न की सामग्री देखी तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि चित्र में एक युवक अपनी पीठ पर दिव्य तलवार लिए हुए आकाश में 9 ड्रैगन के बीच सवार था। युवक के साथ एक 7 रंगों वाला पत्थर था जो उसके पास मौजूद काले पत्थर से काफी मिलता जुलता था। ये युवक वास्तव में वही था। तुम्हें कुछ तो देखना चाहिए था। जब काला पत्थर गिरा तो 1000 मील के दायरे में सभी साधक आत्मा विस्फोटित हो गए और मर गए। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, कुछ समय के लिए सूर्य और चंद्रमा उलट गए और ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पत्थर मल्होत्रा परिवार के इलाके के प्रवेश द्वार पर गिरा। सौभाग्य से मल्होत्रा परिवार ने उस समय साधना के मार्ग पर कदम नहीं रखा था। पत्थर की पट्टिका पर पैटर्न के अलावा उस पर कुछ पंक्तियां भी उकेरी गई हैं। समय, स्थान और तुम्हारा नाम। अर्जुन, ये थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है। मल्होत्रा परिवार के पूर्वजों को कभी कभी लगता था कि यह बकवास है, लेकिन पत्थर की पट्टिका पर लिखी हर बात आखिरकार सत्यापित हो गई है। मल्होत्रा परिवार के पूर्वज बहुत तेजी से खेती करने के लिए अलौकिक वस्तुओं पर निर्भर थे। उनके वंश को जागृत किया गया और मल्होत्रा परिवार जल्दी ही कुनलुन पर्वतों में नंबर 1 परिवार बन गया। हालांकि जब चीजें एक निश्चित स्तर पर पहुंच गईं, तो चीजें बदतर हो गईं। ऐसी शक्तिशाली वस्तुओं ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत विशेषज्ञों के लालच और ईर्ष्या को आकर्षित किया। यहां तक कि कुछ परिवार के सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने लाभ के लिए मल्होत्रा परिवार को धोखा दिया। अंत में मल्होत्रा परिवार टूट गया। इस समय बूढ़े आदमी की आंखों में लाचारी के भाव थे। मल्होत्रा परिवार के विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे हार गए। ये कबीले के पूर्वज को निर्दयतापूर्वक मार दिया गया था और कुनलुन पर्वतों में कई संप्रदायों और परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से अलौकिक वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था। पत्थर को तोड़ दिया गया, स्टील को हटा दिया गया और मल्होत्रा परिवार भी नाम मात्र का बचा। अब मल्होत्रा परिवार की सिर्फ एक शाखा ही वहां संघर्ष कर रही है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज बीच में मौजूद काला पत्थर है। वही पत्थर जो आपके हाथ में है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। पता चला कि मल्होत्रा परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। कुनलुन पर्वत पर हुई घटना शायद उन कारणों में से एक थी जिसके कारण मल्होत्रा परिवार ने रिवर सिटी में अपनी जड़ें जमा ली थीं। छोटे चेन, चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। भले ही मल्होत्रा परिवार की केवल एक शाखा ही बची हो, हम अब उन्हें कम नहीं आंक सकते। कई दशक पहले कुनलुन पर्वतों का मल्होत्रा परिवार विशेषज्ञों से भरा हुआ था, लेकिन मेरे अलावा कोई भी अपने विश्वास पर कायम नहीं रहा। उस प्राचीन युग की किंवदंती को अब सच नहीं माना जाता है। वे मल्होत्रा परिवार के बाहर गिरी चीजों को बुरी चीजें मानते हैं जो परिवार के लिए आपदा का कारण बनती हैं। वास्तव में मल्होत्रा परिवार में अर्जुन नाम भी वर्जित हो गया है। एक नियम है कि उस घटना के बाद ये वंश का कोई भी शिष्य या वंशज चेन नाम नहीं रख सकता। उनका मानना है कि मल्होत्रा परिवार की समृद्धि में गिरावट का कारण सिर्फ यही नाम था। गुस्से में आकर मैंने नवजात ध्रुव मल्होत्रा, जो तुम्हारे पिता थे, कुलिया और मल्होत्रा परिवार को छोड़कर हुआक्सिया आ गया।
हमने परिवार को रिवर सिटी में स्थापित किया ताकि किंवदंती के सच होने की उम्मीद में योजना को स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु बनाया जा सके। समयरेखा के अनुसार आपकी पीढ़ी भाग्यवान है, यही कारण है कि मैंने आपका नाम अर्जुन रखा है। पत्थर की पट्टिका पर आवश्यकताओं के अनुसार मैंने आपको वह पत्थर जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। यदि आप वास्तव में चुने गए थे तो ये पत्थर सही समय पर सक्रिय हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि इस पत्थर के अंदर क्या है। मैंने अपने पूरे जीवन में रूनों का अध्ययन किया है और मैंने अंततः पत्थर की पट्टिका के पीछे से सीखा कि यह पत्थर संसार कब्रिस्तान को सक्रिय कर सकता है और इसकी रक्षा करने वाले शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। जो कोई संसार शमशान प्राप्त करता है वह संसार प्राप्त करता है। अर्जुन का दिल उथल पुथल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस प्राचीन शतरंज के खेल में सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होगा। संसार कब्रिस्तान ने मल्होत्रा परिवार को ही क्यों चुना और सभी लोगों में से उसे ही क्यों चुना? जैसे ही वह कुछ पूछने वाला था, बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, छोटे चेन, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। चूंकि तुम यहाँ हो इसलिए ये साबित होता है कि किंवदंतियां सच हैं। हालांकि पत्थर की पट्टिका पर एक और बात लिखी हुई थी, संसार कब्रिस्तान और कुनलुन पर्वत की शक्ति। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पूरा चौक जोरदार तरीके से हिल गया। बीच में वेदी थी और वह चारों दिशाओं में फट गया। अच्छा नहीं, स्वर्गीय रहस्यों को लीक करने से निश्चित रूप से विरोध होगा। स्वर्गीय दाव ने भी उस रहस्य को उजागर करने से मना किया है। उस वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन के शरीर को धक्का दिया और वह एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा उड़ गया। अध्याय 507। उसी समय आकाश में भयानक विपत्ति की बिजली कौंधी। अर्जुन, फिर मिलेंगे। कुनलुन पर्वत पर जाने से पहले तुम्हें गोहयुन नाम के एक बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा। इस बूढ़े आदमी के पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और फिर इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, क्लेश की बिजली उतर आए और पुराना आंकड़ा पूरी तरह से गायब हो गया। यदि अर्जुन मदद करना भी चाहता तो बहुत देर हो चुकी थी। शुरू से लेकर आखिर तक चैंत्यानली ने कुछ नहीं किया। कुछ चीजें तो किस्मत में ही थीं। उसके लिए किस्मत को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना बेकार था। अर्जुन ने खुद को शांत किया। उसका दिमाग उलझन में था। उसे कुछ और बातें समझ में आईं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हिमशैल का सिरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीचे किस तरह का विशालकाय जानवर छिपा हुआ है। इसके अलावा दादाजी ने ऐसा क्यों कहा कि वे फिर से मिल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन चेतन भ्रामक आकृतियों में से एक से ज्यादा हों? जब अर्जुन गहन विचार में डूबा हुआ था, चैंत्यानली वहां आया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको तभी पता चलेंगी जब आप कुनलुन जाएंगे पहाड़, और तब भी जब आपको गोहयुन नाम का वह व्यक्ति मिलता है। संसार कब्रिस्तान के रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जानना मेरे स्तर के अस्तित्व के लिए भी मुश्किल होगा। अभी आपको जो करने की जरूरत है वह है खुद को मजबूत बनाना। तुम जितने मजबूत होगे, संसार कब्रिस्तान की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इस बिंदु पर चैंत्यानली को कुछ याद आया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी हथेली में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। एक हल्के झटके के साथ जेड पेंडेंट अर्जुन के हाथ में आ गया। जेड पेंडेंट बहुत ही सरल और अलंकृत था, जिस पर 6 लंबी तलवारें उकेरी गई थीं। जेड पेंडेंट के पीछे 3 शब्द लिखे थे, असंख्य दावसा तलवारबाज। गुरुजी, क्या ये जेड पेंडेंट मेरे लिए है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चैंत्यानली ने सिर हिलाया। इस जेड पेंडेंट को अपने पास रखो। जब तुम खतरे में हो तो असंख्य तलवार संप्रदाय नामक संप्रदाय में जाओ। उन्हें ये जेड पेंडेंट दिखाओ और ये तुम्हारी जान बचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अर्जुन कुनलुन पर्वतों में 5 साल तक रहा था। हालांकि उसने वहां के संप्रदायों और परिवारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने असंख्य लोगों के बारे में सुना था। तलवार संप्रदाय। यद्यपि असंख्य तलवार संप्रदाय को कुनलुन पर्वतों में शीर्ष शक्ति नहीं माना जाता था, फिर भी इसमें प्रथम श्रेणी के संप्रदाय होने की योग्यता थी। ऐसा लग रहा था कि चैंत्यानली पहले ही इस मामले के लिए निकल चुका था। शिष्य, चूंकि मैंने अपना भौतिक रूप संकुचित रखा है, इसलिए मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। ये स्थान काफी शांत है, इसलिए मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखा सकता हूँ। तकनीकें। चैंत्यानली अर्जुन के पास गया और तलवार का डिब्बा जमीन पर रख दिया उसके पीछे। एक ही समय में 6 तलवारें उड़ी और चैंत्यानली को घेर लिया। इस समय आपके पास सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक स्वर्ग विभाजन तलवार होनी चाहिए, जो स्लॉटर दाओ लॉर्ड ने आपको सिखाई थी। स्वर्ग विभाजन तलवार बुरी नहीं है, लेकिन इसमें केवल 3 चालें हैं और इसलिए मेरे पास मौजूद तलवार तकनीकों की तुलना में यह फीकी है। तलवार क्या है?
तलवार न केवल हत्या और खून का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि शांति और अलौकिकता का भी प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान से देखो, इस समय चेन तियानली ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देवता नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उनकी आभा भयानक थी। उसने हाथ बढ़ाकर एक हरे रंग की तलवार पकड़ ली। उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्पन्न करता था। तभी तलवार के एक झटके के साथ हवा का झोंका आया और सब कुछ नष्ट हो गया। तलवार की चमक के कारण अर्जुन अपनी आंखें भी नहीं खोल सके। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे तलवार के शक्तिशाली प्रहार ने हवा और बादलों को बुला लिया हो। इस भयानक हरकत से अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए तो वह अवाक रह गया और अब शांत नहीं रह सका। किसने सोचा होगा कि चेन तियानली इतना शक्तिशाली था। तलवार की नीयत ने पूरे चौक को घेर लिया। अर्जुन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जब चेन तियानली ने अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लगा जैसे वह उसके साथ एक हो गया था। प्रत्येक प्रहार आकस्मिक प्रतीत होता था, लेकिन प्रहार की शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित थी। यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस आघात का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। ये थी चेन तियानली की ताकत। तलवारबाजी की कला दिखाने के बाद चेन तियानली ने अर्जुन की ओर देखा। तुमने कितना सीखा है, मुझे दिखाओ। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और फिर सिर हिला दिया। आत्मा को दबाने वाली तलवार आओ। एक चमकती हुई रोशनी के साथ आत्मा दमन तलवार अर्जुन के हाथ में आ गई। उन्होंने तलवार चलाने की तकनीक को उसी के अनुसार अपनाया जो उन्होंने याद किया था, लेकिन उन्हें इसका केवल 80% ही याद था। फिर भी चेन तियानली अभी भी थोड़ा हैरान था। उसने अभी गति धीमी नहीं की थी, इसलिए ये तथ्य कि अर्जुन 80% याद करने में कामयाब रहा था, पहले से ही राक्षसी माना जाता था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के संसार कब्रिस्तान का मालिक बनने का कोई कारण है। एकमात्र कमी यह है कि उसकी साधना इतनी अधिक नहीं है कि वह अपनी तलवार की मंशा और तकनीकों का समर्थन कर सके। उनकी साधना और शक्ति हुआक्सिया की चोटी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये कुनलुन पर्वत के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक इसी समय चौक के उत्तरी छोर से प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में चमक उठा। आत्मा का दमन, सूर्य का विभाजन। चेन तियानली ने अर्जुन को पकड़ लिया और प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ा। शिष्य, यहाँ आने का यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। आत्मा दमनकारी तलवार और सूर्य विभाजनकारी तलवार जियांग दाओ पर्वत की दो अत्यंत शक्तिशाली संरचना कोर हैं जो इसकी रक्षा करती हैं। उनके नीचे आत्मा दमनकारी सूर्य विभाजनकारी पत्थर उनकी ऊर्जा का स्रोत है। चाहे कुछ भी हो, हमें संसार कब्रिस्तान के लिए इसे प्राप्त करना ही होगा। इसके अलावा अब आपको जो चाहिए वो है खेती करना और आगे बढ़ना। आत्मा को दबाने वाला सूर्य विभाजन पत्थर इसमें आपकी मदद कर सकता है। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, उसे लगा कि हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ा ले जा रहा है। फिर पलक झपकते ही वह प्रकाश स्तंभ के मध्य में पहुंच गया। प्रकाश के स्तंभ के शीर्ष पर एक तलवार तैर रही थी। ये सूर्य विभाजक तलवार थी। आत्मा को दबाने वाली तलवार को कुछ महसूस हुआ और वह भी ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। काश दोनों तलवारें हवा में टकराईं, जिससे भयंकर चिंगारी निकली। प्रकाश के स्तंभ के नीचे आत्मा को दबाने वाले सूर्य विभाजक पत्थर पर एक प्राचीन रून टिमटिमा रहा था। शिष्य, आत्मा को दबाने वाले सूर्य विभाजक पत्थर पर कदम रखो, अपनी आंखें बंद करो और तोड़ना शुरू करो। जब आवश्यक हो तो पहले से उस सांप की पित्ताशय की थैली को निगल लो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। रक्त गठबंधन और कुनलुन पर्वत के पावर हाउस के बारे में सोचो। भले ही आप हुआक्सिया में नंबर 1 विशेषज्ञ हैं, लेकिन कुनलुन पर्वत में आपकी एकता क्षेत्र साधना का स्तर पर्याप्त नहीं है। अर्जुन पैर मोड़कर बैठ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया और उसकी साधना बढ़ने लगी। संरक्षकों के साथ लड़ाई के दौरान वह सफलता के बेहद करीब थे। अब प्रकाश स्तंभ के भीतर वह अपने चारों ओर उठती ठंडी हवा को महसूस कर सकता था। ठंड उसके शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गई, जिससे अर्जुन को होश में रहने और अप्रभावित रहने में मदद मिली। उसके नीचे का पत्थर बहुत कीमती होगा। चेन तियानली हवा में तैरते हुए स्पष्ट आवाज में बोला, अर्जुन, इस बार मैं तुमसे सिर्फ कुछ छोटे मोटे क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चे आत्मा क्षेत्र तक पहुँचो, अन्यथा इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अध्याय 508। क्या आप सच्चे आत्मा के दायरे तक पहुँचना चाहते हैं? जब अर्जुन ने चेन तियानली की बातें सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने एक बार तो ये भी सोचा कि चेन तियानली पागल है। वह भी कुछ समय पहले ही एकता के दायरे में पहुंचा था और उसके बाद उसने केवल कुछ छोटे दायरे ही पार किए थे। सच्चे आत्मा के दायरे तक पहुंचने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था।
इसके अलावा किसी का साधना स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है, छोटे क्षेत्र को पार करना उतना ही कठिन होता है, बड़े क्षेत्र को पार करना तो और भी कठिन होता है। कुनलुन पर्वत के कुछ विशेषज्ञ तो अपने जीवन काल में भी सच्चे आत्मिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, फिर भी उन्हें इस स्थान को छोड़े बिना एक बार में ही ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था। तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मा को दबाने वाला सूर्य विभाजन पत्थर उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कुनलुन पर्वतों में भी इसे एक महान अवसर माना जाता है। मैं मूल रूप से संसार कब्रिस्तान को पोषित करने के लिए इसके अंदर की ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। आपको किसी और चीज पर नहीं बल्कि खेती पर ध्यान केंद्रित करना है। इतना कहने के बाद चेन तियानली चुप हो गया। अच्छा, अर्जुन को पहले से ही एहसास हो गया था कि सफलता निकट आ रही है। ये सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया। एक हल्की सी सिसकारी के साथ अर्जुन ने अपनी कलाई हिलाए और सांप की पित्ताशय की थैली उसकी हथेली में प्रकट हो गई। ये सांप का पित्ताशय अर्जुन के लिए सच्ची आत्मा के क्षेत्र में सफलता का उत्प्रेरक बन गया। एक क्षण में ही उसने उसे खा लिया। गड़गड़ाहट। उसके शरीर में उपस्थित सच्ची क्यूई तुरंत ही पागल हो गई। उसने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को उन्मत्तता से प्रसारित किया। उसके पेट में सांप की पित्ताशय की थैली से निकलने वाली ऊर्जा ने अर्जुन के शरीर को गर्म कर दिया। उनकी शिरोबिंदुओं के भीतर सच्ची क्यूई सर्प पित्ताशय की ऊर्जा के साथ जुड़ गई। वह एक छोटे से दायरे से बाहर निकल गया। फिर वह एक दूसरे छोटे क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जल्द ही अर्जुन एकता क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया और 9वें स्तर को तोड़ने के कगार पर था। बिजली जैसी गड़गड़ाहट गूंजी। अर्जुन का खून खौल उठा और वह लगभग मुंह में खून थूकने ही वाला था। उसके मन में अनगिनत छवियां कौंध गईं। क्लाउड लेक मैनर की घटना के बारे में सोचते हुए, कुनलुन पर्वतों में बिताए 5 वर्षों के बारे में सोचते हुए, ये सोचते हुए कि कैसे सैकड़ों संप्रदायों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, अपनी तथाकथित नश्वर जड़ों के बारे में सोचते हुए उसने अनगिनत बार खुद पर भी संदेह किया था। अगर बूढ़े आदमी का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन न होता तो उसका जीवन निराशा में डूबा होता। इसके अलावा उनके पिता अभी भी कुनलुन पर्वत पर थे। जाने से पहले उसने अपनी मां से वादा किया कि वह अपने पिता को वापस ले आएगा। कुनलुन पर्वतों में रक्त गठबंधन बहुत शक्तिशाली था और एकता क्षेत्र की साधना के कारण उसके लिए अपने पिता को बचाना बहुत कठिन होगा। इसलिए उसे खुद को मजबूत करना पड़ा। इससे और अधिक कब्रें भी खोदी जाएंगी। अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं और वह अंतहीन क्रोध से जल रहा था। एकता क्षेत्र का 9वां स्तर। एक गर्जना के साथ वह टूट गया। हालांकि उसी समय अर्जुन ने भी मुंह से खून थूक दिया। ऊपर आसमान में चेन तियानली ने अर्जुन को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शिष्य, संसार शमशान के स्वामी को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। अधिकांश लोगों को एकता के दायरे से सच्ची आत्मा के दायरे तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन आप इसे एक दिन में कर सकते हैं। तुमने जो समय साधना में लगाया है वह बहुत कम है। ये केवल 5 साल है, लेकिन बहुत देर नहीं हुई है। तुम्हारी प्रतिभा और भाग्य के साथ ये पर्याप्त है। केवल जब आप मजबूत होंगे तभी आप हमें बचा सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि हम खुद को बचा रहे हैं। आप ही एकमात्र अस्तित्व हैं जो आदिम आत्मा की शक्ति का विरोध कर सकते हैं। उसी समय जियांग परिवार के निवास में बूढ़े मास्टर जियांग चेहरे पर उत्साह के साथ वहीं खड़े थे। उनके बगल में जयंत जोशी और जियांग वेंतियन खड़े थे, जो अभी अभी कुनलुन पर्वत से लौटे थे। उसके पास ही कुछ बुजुर्ग बैठे थे। जियांग परिवार के किसी भी विशेषज्ञ ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये बुजुर्ग कुनलुन पर्वत से आए संप्रदाय के बुजुर्ग थे। इस बार वे कुनलुन पर्वत में प्रवेश के लिए प्रतिभाओं के एक नए बैच का चयन करने के लिए यहाँ आए थे। बीच में बैठे बुजुर्ग ने बूढ़े मास्टर जियांग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने वेंतियन को ये कहते हुए सुना कि जियांग परिवार में अभी भी प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह है। आप उन्हें हमारे सामने क्यों नहीं लाते ताकि हम उनकी जांच कर सकें? अगर वाकई प्रतिभाशाली लोग हैं तो हमारा संप्रदाय उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। वेंतियन काफी समय से हमारे साथ है। आपने उसकी वर्तमान साधना का स्तर देखा है। हालांकि हमारे संप्रदाय को कुनलुन पर्वतों में एक बड़ा संप्रदाय नहीं माना जाता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे दूसरे आसानी से नजरअंदाज कर सकें। चलो समय बर्बाद मत करो, उन्हें बाहर लाओ। जिस बुजुर्ग ने यह बात कही उसका नाम रेन क्यूयुन था। वह फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय का एक बुजुर्ग था और संप्रदाय के लिए नए प्रतिभाशाली शिष्यों को खोजने के लिए जिम्मेदार था। इस दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें दफना दिया गया था। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक था जो कुनलुन पर्वत में प्रवेश कर गया था और अब एक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। उनकी प्रतिभा स्वर्ग विरोधी थी और उनकी शक्ति निर्णायक थी। रेन क्यूयुन का लक्ष्य अपने संप्रदाय के लिए ऐसा अस्तित्व खोजना था।
अध्याय 509। जब ओल्ड मास्टर जियांग ने ये सुना तो उन्होंने जियांग वेंटियन की ओर देखा और फिर रेन कियुन से कहा, हाँ हाँ एल्डर रेन, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर बाद रेन कियुन के सामने 10 से अधिक लोग आ गए। ये सभी लोग जियांग परिवार के प्रतिभाशाली जूनियर थे और उनका कई तरीकों से परीक्षण किया गया था, जिनमें कुछ वैज्ञानिक तरीके भी शामिल थे। निष्कर्ष ये निकला कि उनकी प्रतिभा अच्छी थी। उनमें से कुछ की जड़ें आध्यात्मिक भी थीं। यद्यपि इसकी तुलना विमला की आध्यात्मिक जड़ से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये दुर्लभ था। रेन कियुन और दूसरे बुजुर्गों ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर नजर डाली। उनकी पहले से शांत भौहें कसकर एक दूसरे से जुड़ गई थीं। उन्होंने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, क्या ये आपके जियांग परिवार के प्रतिभाशाली लोग हैं? हम्फ, टेढ़े मेढ़े खरबूजे और सड़े हुए खजूर का एक झुंड वास्तव में हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। उनमें से कोई भी योग्य नहीं है। उनका रवैया बहुत ही अडिग था। शिष्यों को लेते समय वे ढिलाई नहीं बरत सकते थे। उनके सामने खड़े लोगों के समूह ने उन्हें निराश कर दिया था। जब ओल्ड मास्टर जियांग ने यह सुना तो उनका चेहरा बदसूरत हो गया। किसने सोचा होगा कि इनमें से एक भी जूनियर योग्य नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग परिवार केवल एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, जियांग वेंटियन को जन्म दे सकता है? इस समय ओल्ड मास्टर जियांग को अचानक एक ठंडे और घमंडी युवक अर्जुन का ख्याल आया। अर्जुन सबसे भयानक प्राणी था जो उसने अपने जीवन में कभी देखा था। क्या यह आदमी इन बड़ों का ध्यान आकर्षित कर सकता है? दुर्भाग्यवश अर्जुन जियांग परिवार का सदस्य नहीं था। रेन कियुन ने फिर जियांग वेंटियन की ओर रुख किया। वेंटियन, मैं यहाँ तुम्हारे कारण आया हूँ। हालांकि इन लोगों की प्रतिभा का स्तर और आध्यात्मिक जड़ें बहुत औसत दर्जे की हैं। वे संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जियांगन प्रांत चलते हैं। मैंने सुना है कि हाल ही में जियांगन प्रांत में एक अजीब घटना हुई है। वहां एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होना चाहिए था। रेन कियुन और अन्य बुजुर्ग बस जाने ही वाले थे कि जियांग वेंटियन ने जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, बुजुर्गों, ईमानदारी से कहूं तो जियांग परिवार में एक और व्यक्ति है जिसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा है। मैं उसकी तुलना भी नहीं कर सकता और वह भी कुनलुन पर्वत में प्रवेश करना चाहती है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ओह, रेन कियुन ने जियांग वेंटियन को दिलचस्पी से देखा और उदासीनता से कहा, उस मामले में उसे यहाँ ले आओ। ठीक है। जियांग वेंटियन बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वह एक महिला को जियांग परिवार के मुख्य हॉल में ले आया। जब यह महिला प्रकट हुई तो जियांग परिवार में हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह विमला होगी, आध्यात्मिक जड़ों वाला वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने एक बार हुआक्सिया को हिला दिया था। वेंटियन, ये है। बूढ़े मास्टर जियांग थोड़ा हैरान दिखे। पिताजी, यह उसकी पसंद है। जियांग वेंटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विमला ने एक कदम आगे बढ़ाया और रेन कियुन तथा अन्य बुजुर्गों की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्कार, बढ़ूं। हालांकि उसे केवल मौन ही उत्तर मिला। आमतौर पर बाहरी दुनिया में शिष्य 20 वर्ष से कम उम्र के होते थे। यदि उनकी प्रतिभा का स्तर अच्छा था तो वे 30 वर्ष की उम्र के लोगों को भी अपने साथ लेने पर विचार कर सकते थे। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला स्पष्ट रूप से 40 वर्ष की थी। एक बार कोई व्यक्ति साधना के सर्वोत्तम समय से चूक गया तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि रेन कियुन ने विमला के चारों ओर आध्यात्मिक मूल आभा को भी देखा। यद्यपि इसे समृद्ध नहीं माना जाता था, लेकिन हुआक्सिया में इसे पहले से ही एक शीर्ष आध्यात्मिक जड़ माना जाता था। यदि इस प्रकार का व्यक्ति छोटी उम्र से ही साधना करना शुरू कर दे तथा उसे स्वर्गीय खजाने भी मिल जाएं, तो वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ होगा जो इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। जियांग वेंटियन ने बुजुर्गों की झिझक देखी और जल्दी से कहा, बुजुर्गों, मेरी छोटी बहन की प्रतिभा कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञों द्वारा खोजी गई थी। वे उसे कुनलुन पर्वत में लाना चाहते थे, लेकिन मेरी छोटी बहन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसलिए वे साधना करने का सबसे अच्छा समय चूक गए। हालांकि ऐसी प्रतिभा के साथ, मेरी छोटी बहन की मेहनत के साथ, वह निश्चित रूप से संप्रदाय में कुछ योगदान करने में सक्षम होगी। कुछ सेकंड बाद रेन कियुन ने चाय की चुस्की ली और कहा, वेंटियन, ऐसा नहीं है कि मैं इस लड़की को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि संप्रदाय में लगभग सभी नए शिष्य 30 साल से कम उम्र के हैं। यह महिला पहले से ही अपने 40वें दशक में है। भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली हो, लेकिन कुछ चीजें बहुत देर हो चुकी हैं। सच्चा आत्मा क्षेत्र या शायद अमर आरोही क्षेत्र इस जीवन काल में उसकी साधना की छत होगी। भले ही आप चाहते हो कि वह एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या के रूप में संप्रदाय में प्रवेश करे, मैं इस पर विचार नहीं करूंगी। जब ये शब्द बोले गए तो पूरा जियांग परिवार भयभीत हो गया।
सिर्फ उसकी उम्र के कारण उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया था जो कभी हुआक्सिया में बेहद प्रतिभाशाली था। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? विमला की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसे खेती करना छोड़ देने और अपने जीवन में खेती करने का सबसे अच्छा अवसर खो देने का अफसोस था। यद्यपि वह प्रतिभाशाली थी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वह कुनलुन पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकी तो ध्रुव मल्होत्रा का क्या होगा? हालांकि अर्जुन वहां था, लेकिन एक मां के रूप में वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा चोटिल हो या कोई जोखिम उठाए। हालांकि वह एक महिला थी, फिर भी वह अपने बच्चे और पति को हवा और बारिश से बचाना चाहती थी। बुजुर्गों, मैं वास्तव में कुनलुन पर्वत में प्रवेश करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, कृपया पुनर्विचार करें। मैं अपने कार्यों से इसे साबित करूंगा। मेरे पति को ब्लड एलायंस ने ले लिया। अगर मैं कुनलुन पर्वत में प्रवेश नहीं करती तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाऊंगी। विमला तो घुटनों के बल बैठकर उनसे भीख मांगने की योजना बना रही थी, लेकिन जियांग वेंटियन ने उसे रोक दिया। जियांग वेंटियन ने रेन कियुन से कहा, बड़े रेन, क्या मेरे पास संप्रदाय योगदान अंक नहीं है? जब तक मेरी बहन संप्रदाय में प्रवेश कर सकती है, मैं अपने सभी योगदान अंक निकालने को तैयार हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। रेन कियुन ने विमला को जलती हुई निगाहों से देखा और अचानक कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पति को रक्तगठबंधन ने ले लिया है। तुम बदला लेने के लिए कुनलुन पर्वत में प्रवेश करना चाहती हो। विमला को लगा कि उसके पास मौका है और उसने बार बार सिर हिलाया। ये सही है एल्डर रेन, जब तक मैं संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अचानक रेन कियुन मुस्कुराए और बाहर चलने के लिए खड़ी हो गई। हर कोई दंग रह गया, यह नहीं समझ पाया कि रेन कियुन का इससे क्या मतलब था। एल्डर रेन, जैसे ही विमला इसके बारे में पूछने वाली थी, रेन कियुन रुक गया और अपनी आस्तीनें हिलाने लगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम योग्य नहीं हो। इसके अलावा तुम्हारा ब्लड लीग से झगड़ा है, इसलिए तुम हमारे संप्रदाय के लिए कुछ प्रतिकूल कर सकते हो। ये संप्रदाय तुम्हारा बदला लेने का साधन नहीं है। जहां तक तुम्हारे पति की बात है, चूंकि उन्हें रक्त गठबंधन द्वारा ले जाया गया है, इसलिए उनकी मृत्यु की संभावना सबसे अधिक है। कुनलुन पर्वत में प्रवेश मत करो, अन्यथा तुम केवल अपनी जान गंवा दोगी। कुछ दशक पहले आप शायद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन कुछ दशकों के बाद आप मेरी नज़र में एक चींटी या कचरे के टुकड़े से अलग नहीं हैं। तुमने अवसर खो दिया और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें एक मौका दूं। तुम जैसी औरतें बहुत सस्ती होती हैं। उसके शब्द निर्दयता, शीतलता और तिरस्कार से भरे थे। वहां उपस्थित सभी लोग रेन कियुन की दूसरी पहचान नहीं जानते थे। वह ब्लड एलायंस के सदस्य भी थे। हालांकि उसे दशकों पहले दूसरे संप्रदाय में शामिल कर लिया गया था, ताकि दूसरे संप्रदाय की सर्वोच्च मार्शल तकनीकों और रहस्यों को प्राप्त किया जा सके। रक्त गठबंधन एक रक्त चूसने वाले कीड़े की तरह था जिसने निर्दयतापूर्वक कुनलुन पर्वतों की हर चीज को निगल लिया था। यह उससे कहीं अधिक भयावह था जितना अन्य लोग समझ पाए। विमला ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी हथेलियों से खून बहने लगा। बड़े रेन, भले ही आप कुलीन हैं, फिर भी आपको मेरा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं संप्रदाय में शामिल नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरे पति मरे नहीं हैं। ब्लड एलायंस को मेरे पति को छूने का अधिकार नहीं है। अगर वे उसे छूने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। हालांकि मैं, विमला, साधना करने का सबसे अच्छा समय चूक गई, फिर भी मेरा बेटा मेरे पास है। वह मेरा गौरव है। उसकी मां के रूप में मुझे दृढ़ विश्वास है कि वह कुनलुन पर्वत पर कदम रखेगा और रक्त गठबंधन को नष्ट कर देगा। विमला की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अध्याय 510। जब रेन कियुन ने विमला की बातें सुनी तो वह अचानक मुड़ा और विमला के पास चला गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। जब तक वह बल लगाता, उसके सामने खड़ी औरत मर जाती। क्या मैं यह मान सकता हूं कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अब मेरे लिए तुम्हें मारना आसान है। मुझे अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। रेन कियुन की आवाज में अदृश्य क्रोध का निशान प्रकट हुआ। एक आध्यात्मिक दबाव एक तूफान की तरह विमला की ओर बह गया। हालांकि विमला बेहद प्रतिभाशाली थी, उसने अभी अभी साधना शुरू की थी। ऐसे विशेषज्ञ के आध्यात्मिक दबाव को उसका शरीर कैसे झेल सकता था? उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें हट से भरी थीं। वह स्थिर भाव से रेन कियुन को देखती रही। अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। इस समय जियांग परिवार में हर किसी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि चीजें अचानक इस तरह से बदल जाएंगी। एल्डर रेन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? ये देखकर जियांग वेंटियन ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और कहा, एल्डर रेन, कृपया शांत हो जाए।
मेरी छोटी बहन थोड़ी अचेत थी और उसने गलती से आपको नाराज कर दिया। एल्डर रेन, कृपया मेरी छोटी बहन को छोड़ दीजिए। ओल्ड मास्टर जियांग, जयंत जोशी और अन्य लोगों को भी इस समय होश आ गया और वे घुटनों के बल बैठ गए। महामहिम, कृपया शांत हो जाइए। बूढ़े मास्टर जियांग ने विमला से कहा, विमला, तुम घुटनों के बल बैठकर माफी क्यों नहीं मांग रही हो? ये बुजुर्ग कुनलुन पर्वत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। हालांकि अर्जुन के कारण ओल्ड मास्टर जियांग की विमला के बारे में राय काफी बदल गई थी और उन्होंने अर्जुन के परिवार को भी स्वीकार कर लिया था। यह एक बड़ी बात थी। एक बार उसने इस एल्डर रेन को नाराज कर दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए उसे हर कीमत पर विमला की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी थी। वह तो घुटने भी टेक देता था। सभी के कार्यों से रेन की उनका रवैया नहीं बदला और उसने अभी भी अपनी उंगलियां ढीली नहीं की। विमला का चेहरा धीरे धीरे हरा हो गया। घुटन का एहसास असहनीय था। रेन कियुन ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे लोगों को देखा और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। कुनलुन पर्वतों में वह भले ही ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करने में सक्षम न हो, लेकिन हुआक्सिया में वह जय था। कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद रेन कियुन ने जियांग वेंटियन से कहा, वेंटियन, मैं केवल तुम्हारे कारण जियांग परिवार में आया था। दुख की बात है कि न केवल इन लोगों ने मुझे निराश किया, क्योंकि कोई तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन का रवैया मुझे बहुत दुखी करता है। किसी कारण से मैं सचमुच उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग वेंटियन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने जल्दी से अपनी कमर से एक गोली निकाली और कहा, एल्डर रेन, ये गोली मुझे उस समय मास्टर ने दी थी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बहन की जिंदगी के बदले में ये गोली लेने को तैयार हूँ। एल्डर रेन, कृपया दया दिखाए। जियांग वेंटियन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये दवाएं अनमोल थी और वह इसे खुद खाने को तैयार नहीं था। हालांकि यह एकमात्र ऐसा सौदा था जो उसके पास था जिससे विमला की जान बच सकती थी। दरअसल ये सब कुछ थोड़ा अजीब था। विमला के शब्द अनुचित नहीं थे। हालांकि उसका लहजा थोड़ा तीखा था, लेकिन वह ब्लड एलायंस का अपमान कर रही थी। एल्डर रेन किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना गुस्सा क्यों होगा और अपना आपा क्यों खो देगा जिसने अभी अभी साधना शुरू की है? हालांकि इस समय उनके पास इस मामले पर सोचने के लिए न तो समय था और न ही ऊर्जा। अपनी बहन को बचाना प्राथमिकता थी। जब रेन कियुन ने जियांग वेंटियन के हाथ में औषधीय गोली देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। स्वर्ग गहन आत्मा गोली। पूरे संप्रदाय में 5 से अधिक लोग नहीं थे और उनमें से एक जियांग वेंटियन के साथ था। अपने दूसरे हाथ से उसने गोली को अपने हाथ में खींचा और संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या तुम सच में उसके सस्ते जीवन के बदले में स्वर्ग गहन आत्मा की गोली का आदान प्रदान करने को तैयार हो? जियांग वेंटियन ने ना कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल इतना कह सका, ये समर्पित है एल्डर रेन। केवल एल्डर रेन ही इस गोली के लायक हैं। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये भी एक कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो एल्डर रेन, क्या आप जाने दे सकते हैं? अगर आप नहीं देंगे तो मेरी बहन सचमुच मर जाएगी। जियांग वेंटियन ने विमला के घुटन भरे चेहरे को देखा। उसका दिल दुख रहा था। रेन कियुन ने विमला की ओर देखा, जो अपना गला पकड़ रही थी, और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। फिर उसने सहजता से अपनी सच्ची क्यूई फैलाए और उसे दूर फेंक दिया। उसका शरीर दीवार से जोर से टकराया। टकराना, दीवार टूट गई और विमला ने मुंह भर खून थूक दिया। उसकी लाल आंखें रेन कियुन को घूर रही थीं। रेन कियुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं यहीं हूँ। बस इतना है कि मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी तुम्हारी तरफ से दया की गुहार लगाए। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो जन्मजात आध्यात्मिक जड़ होने का दावा करता है, सोचता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ कुनलुन पर्वतों में उल्लेख के लायक नहीं है। इसके अलावा क्या आपका बच्चा आपका गौरव है? कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आपकी आध्यात्मिक जड़ का एक हिस्सा अधूरा है और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके बच्चे की कुछ बेकार या नश्वर जड़ें हो सकती हैं। रेन कियुन के पास अभी भी यह समझ थी। आखिरकार उसका काम संप्रदाय के लिए प्रतिभाओं को खोजना था। बूढ़े मास्टर जियांग, मैं पूछना चाहता हूं, इस महिला के बच्चे की आध्यात्मिक जड़ किस तरह की है? रेन कियुन ने अचानक बूढ़े मास्टर जियांग को देखा और पूछा। बूढ़े मास्टर जियांग की आंखें थोड़ी अकेली थीं। हालांकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उस समय के परीक्षण के परिणाम एक निर्विवाद तथ्य थे। सर, उसका बच्चा नश्वर जड़ों के साथ पैदा हुआ था। जब रेन कियुन ने यह सुना तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर जियांग की ओर देखा, मेरा अनुमान सही था। एक नीच औरत केवल ऐसे ही कचरे को जन्म दे सकती है।
विमला ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर वह फिर से पलटकर जवाब देती तो वह अपने भाई और जियांग परिवार को शर्मिंदा ही करती। इस तरह वह सिर्फ अपने दिल में गुस्से को दबा सकती थी। रेन क्यून ने समय देखा और फिर विमला से कहा, ठीक है, मैं जल्दी में हूँ। घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। अगर वेंटियन की गोली न होती तो तुम अभी लाश बन चुकी होती। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियांग परिवार में एकदम सन्नाटा छा गया। हालांकि विमला का घुटने टेकने का कोई इरादा नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने टेकना नहीं चाहती थी। यह उसकी गरिमा थी और यह उसके बच्चे की गरिमा का भी प्रतिनिधित्व करती थी। यदि वह घुटनों के बल बैठ जाती तो क्या वह ये स्वीकार नहीं कर लेती कि लिटिल चेन एक कूड़ा था। ये बुजुर्ग तो उस रक्त गठबंधन के प्रति भी सहानुभूति रखती थी जिसने उसके पति को छीन लिया था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं घुटने नहीं टेकूंगी, विमला ने अपने होंठ काटे और कहा। कुछ चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं हैं। रेन क्यून ने एक ठंडी सांस ली जिससे उसका शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव एक बार फिर से निकल गया। विमला को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके कंधों पर दो विशाल पर्वतों का भार हो और वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसके घुटने मुड़े और एक चटकने की आवाज सुनाई दी। अगर वह घुटने नहीं टेकती तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति उसका साथ दे रही थी। जयंत जोशी, जियांग वेंटियन, ओल्ड मास्टर जियांग और बाकी सभी के दिल की धड़कनें रुक गईं। अध्याय 511। वे विमला को किसी और से बेहतर जानते थे। एक बार जब वह कुछ तय कर लेती थी तो कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। अर्जुन का जिद्दी व्यक्तित्व विमला से विरासत में मिला था। रेन क्यून ने आगे कहा, मैंने वेंटियन की गोली स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि मैं अभी भी तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें छीन सकता हूं। इससे तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ। तुमने इसके लिए कहा था। चाहे वह हुआक्सिया हो या कुनलुन पर्वत, किसी को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके पास पूरी ताकत न हो। चींटी का प्रतिरोध व्यर्थ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आध्यात्मिक दबाव अचानक बढ़ गया। विमला का चेहरा दर्द और बेचैनी से भर गया था। उसके मुंह के कोने से खून भी बह रहा था। इस समय जयंत जोशी वास्तव में इसे और अधिक नहीं रोक सके और बाहर निकलकर रेन क्यून पर एक जोरदार प्रहार किया। अब उसे कोई परवाह नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी बहन को बचाना था। रेन क्यून ने जयंत जोशी की ओर ठंडी निगाह से देखा। उसके हाथ की एक लहर से उसकी असली क्यूई एक तलवार में संघनित हो गई जिसने आसानी से हमले को तितर-बितर कर दिया। जयंत जोशी की ताकत हुआक्सिया के भीतर खराब नहीं थी, लेकिन एल्डर रेन के सामने वह एक चींटी की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर उड़ गया, उसका खून तेजी से उछल पड़ा और वह अपने आप को रोक न सका और मुंह में चमकीला लाल खून थूक दिया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम अपनी ताकत से मुझे रोकना चाहते हो। बेतुका। इस समय विमला को कोई नहीं बचा सकता था। किसी ने हिम्मत नहीं की। ये निस्संदेह मौत को आमंत्रित करने जैसा था। कुनलुन पर्वत के एक विशेषज्ञ को अपमानित करने का साहस किसने किया? जियांग वेंटियन दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन रेन क्यून के बगल में दूसरे बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहर बना दी। जियांग वेंटियन के शरीर के चारों ओर सच्ची क्यूई की एक दीवार वास्तव में दिखाई दी, जिसने उसे रोक दिया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, सब बेकार था। वेंटियन, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एल्डर रेन को नाराज मत करो। आखिरकार तुम कुछ ही दिनों में संप्रदाय में वापस लौट जाओगे। हुआक्सिया महत्वहीन है। तुम जो करना चाहते थे वह मार्शल आर्ट के मार्ग का अंत था। कुछ चींटियों के कारण अपना भविष्य बर्बाद मत करो, एक अन्य बुजुर्ग ने उसे याद दिलाया। इस समय जियांग वेंटियन के चेहरे पर केवल बेबसी और दर्द था। इस मामले ने एल्डर रेन और संप्रदाय के प्रति उसके रवैये को भी बहुत बदल दिया। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया पर ताकतवरों का ही राज है। ताकत के बिना सब कुछ निरर्थक है। वह और भी मजबूत बनना चाहता था, अन्यथा वह असहाय होकर अपने छोटे भाई और बहन को संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा अपमानित होते हुए देखता रह सकता था। रेन क्यून ने संघर्षरत विमला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि किसी ऐसी चीज को निपटाना इतना मुश्किल क्यों है जिसे घुटने टेक कर और माफी मांगकर हल किया जा सकता है। चींटी तो चींटी ही होती है। उसके बोलने के बाद रेन क्यून की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और प्रकाश की एक किरण विमला की ओर चमक उठी। विमला को लगा कि उसके शरीर से कुछ बाहर निकाला जा रहा है। ठीक इसी समय एक तीर हवा को चीरता हुआ सीधा रेन क्यून की ओर बढ़ा। ओह, बाहर से कोई मददगार भी है। वह उपहास करने लगा। उसे आने वाले तीर से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस एक हवा का ब्लेड संघनित किया और उसे फेंक दिया।
ये तीर से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। लेकिन उसी समय एक सफ़ेद कोहरा छा गया। पूरा हॉल कोहरे से ढक गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय कुछ आकृतियां बाहर से दौड़ती हुई अंदर आईं। ये राजवीर राणा के नेतृत्व में डाक हॉल विशेषज्ञ थे। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और स्वाभाविक रूप से वे विमला को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। भले ही वे मर जाएं, लेकिन हॉल मास्टर की मां को मरने नहीं दिया जा सकता था। मैडम, मैं आपको ले जाऊंगा। कोहरे के बीच विमला को लेकर निकले राजवीर राणा। बाकी लोग रेन कियुन की दिशा में घूर रहे थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वे आत्मघाती योद्धाओं की तरह थे। रेन कियुन की आंखें ठंडी हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी नाक के नीचे से किसी को ले जाने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और विमला और राजवीर राणा की ओर दौड़ पड़ा। जब डाक हॉल के विशेषज्ञों ने स्थिति देखी तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रेन कियुन पर अपनी तलवारें लहरा दीं। ये कूड़ा कचरा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। रेन कियुन कोहरे में भाग गया। उसी समय आकाश को ढंकने वाले तार के निशान संघनित होकर जोर से नीचे गिरे। जहां भी हथेली के निशान गिरे, डाक हॉल के विशेषज्ञ कुचले गए और मर गए। उनकी मृत्यु ने केवल रेन कियुन के कदमों को धीमा करने का काम किया। हालांकि रेन कियुन अभी भी उन दोनों से आगे निकल रहा था। जैसे ही वह उन दोनों को पकड़ने वाला था, एक वृद्ध आवाज ने चिल्लाते हुए कहा कि एक व्यक्ति रेन कियुन की ओर दौड़ा। बड़े रेन, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जो बोला वह ओल्ड मास्टर जियांग था। हालांकि जब वह रेन कियुन पर हमला कर रहा था तो ओल्ड मास्टर जियांग उसकी मदद कैसे कर सकता था। ये स्पष्ट था कि वह रेन कियुन को रोकने की योजना बना रहा था। भाड़ में जाओ। रेन कियुन ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाए। एक और हथेली का निशान संघनित हुआ और ओल्ड मास्टर जियांग की छाती में जा लगा। बूढ़े मास्टर जियांग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। खून बेतहाशा बहने लगा और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। हालांकि इसके बावजूद उनकी आंखों में कोई अफसोस नहीं दिखा। इसके बजाय वह उस दिशा में देखने लगा जिधर विमला गई थी। ऐसा लगा मानो उसने अंततः खुद को मुक्त कर लिया है। बेटी, यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दोष नहीं दोगी। बूढ़े मास्टर जियांग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पापा। जयंत जोशी दौड़े और ओल्ड मास्टर जियांग की रक्षा की। जियांग वेंटियन भी अपनी बंधनों को तोड़कर ओल्ड मास्टर जियांग के पास पहुंचा। उसने अपनी कमर से एक गोली निकाली और ओल्ड मास्टर जियांग को खिला दी। पिताजी, मुझे डराओ मत। ये गोली जल्दी से खा लो। इस समय चिंता के अलावा जियांग वेंटियन और जयंत जोशी की आंखों में अंतहीन गुस्सा भी था। यदि विमला का व्यवहार अनुचित ही माना जा सकता है तो फिर बुजुर्ग का व्यवहार तो पूरी तरह से अनुचित था। रेन कियुन पागल क्यों हो गया और उसने जियांग परिवार को निशाना क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि विमला ने रक्त गठबंधन का उल्लेख किया। क्या ये सचमुच आवश्यक था? इस समय कोहरा पूरी तरह से छट चुका था। विमला और राजवीर राणा जियांग परिवार के घर से गायब हो चुके थे। अब उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। रेन कियुन जियांग परिवार के आंगन के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता के भाव दिख रहे थे। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। किसने सोचा होगा कि हुआक्सिया में कोई व्यक्ति उससे उसका लक्ष्य छीनने का साहस करेगा? तीर का उद्देश्य उसे चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये तो बस सफेद कोहरे को भड़काने का एक साधन था। इन चींटियों को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है। रेन कियुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसकी नज़र ओल्ड मास्टर जियांग और बाकी सभी पर टिकी हुई थी। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक बुजुर्ग उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उससे कहा, एल्डर रेन, बस इतना ही काफी है। संप्रदाय के गुरु ने हमें बाहर क्यों भेजा, इसका मुख्य कारण मत भूलना। अगर हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए तो हम ही मुसीबत में पड़ेंगे। इसके अलावा जियांग परिवार की उस लड़की ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। रेन कियुन कुछ सेकंड के लिए झिझकी और ठंडी सांस लेते हुए बोली, यह मामला इतना सरल नहीं है। अभी जो तीर आया था वह मेरी जान को निशाना बना रहा था। मैं ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकती। चूंकि उन लोगों ने उस महिला को बचाया था, इसलिए वे उसे अवश्य जानते होंगे। फिर उसने जियांग वेंटियन की ओर देखा और कहा, वेंटियन, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन को किसने बचाया। अगर मैं सूर्यास्त से पहले तुम्हारी बहन को नहीं देख पाया तो तुम्हारा जियांग परिवार उसके किए की सजा भुगतेगा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।